Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will like to discuss most important question from chapter alcohols, phenols and ether. Dear students, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर की कितनी इम्पोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछी जाती हैं, तो उसमें नेम रिएक्शन, इसके अलावा जो केमिकल टेस्ट होते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के, इसके अलावा जो एक्सेप्शंस होते हैं, स्पेशली जो सिलेक्टिव रीएजेंट्स होते हैं, सिलेक्टिव रीएजेंट्स, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी जो डेली लाइफ है, ऐसे टॉपिक जो आपकी डेली लाइफ के रिलेटेड होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ये चैप्टर है तो इसके हवाले से बात करें, जैसे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ईथर है, तो ईथर को मोस्टली ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। तो एक तो इसकी इनर्टनेस है और मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो दो कंपाउंड हैं जिनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये दोनों कंपाउंड जो हैं क्लोरोजाइनोल है एंड टर्पिनोल है, तो ये दोनों मिलके डिटोल बनाते हैं। तो डिटोल जो है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद इसी तरह ये टॉप राइट कार्नर पे परफ्यूम, तो परफ्यूम में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा परफ्यूम मेरे ख्याल में नहीं है जिसमें अल्कोहल ना हो। तो जितने भी मैक्सिमम हैं उनमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल को एज आ फ्यूल भी यूज़ करते हैं, या बाज़ कंट्री में इसको गाड़ियों में भी एज आ फ्यूल यूज़ किया जाता है अल्कोहल को। तो यहाँ पे जो है बहुत इसका जो है एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इन जो हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर की बात करें, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज़ फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ लार्जर बॉन्ड एंगल बिटवीन ऑक्सीजन एंड अराइल आर अल्काइल ग्रुप। तो लार्जर बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें अल्कोहल की अगर बात करें, अल्कोहल हमारे पास होता है ROH। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है अल्कोहल में वो 10 यहाँ पे होता है 108.9 डिग्री। तो वाटर की अगर वाटर में देखा जाए तो उसमें होता है 104.5 डिग्री, तो उससे भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह कि ये अल्काइल ग्रुप जो है इसकी बल्कीनेस होने की वजह से रिपल्शन क्रिएट करता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल लार्जर हो जाता है, हाइड्रोजन से रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो अगर हम ईथर की बात करें, अगर फिनोल की, तो उसमें बेंजीन होता है, उसमें बॉन्ड एंगल मज़ीद लार्जर हो जाता है, 109 के राउंड अबाउट चला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर में दो अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो बॉन्ड एंगल आलमोस्ट 111 डिग्री पे यहाँ पे 111 डिग्री पे चला जाता है। तो मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल है वो होता है ईथर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिड हैं, आर्थोफ्लोरोफिनोल है, जो आर्थोक्लोरोफिनोल, इसी तरह ब्रोमोफिनोल है और आयोडोफिनोल है। तो यहाँ पे जो हम इसका देखेंगे प्लस आर इफ़ेक्ट, तो वो तो आलमोस्ट जो है इनका सिमिलर ही होगा, कुछ फ्लोरीन का प्लस आर कम भी होता है, ये चीज़ भी है। लेकिन अगर हम बात करें इनके माइनस आई इफ़ेक्ट की, तो माइनस आई इफ़ेक्ट फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो जितना माइनस आई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतना वो एसिड स्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल इजी नहीं होगा। तो ये वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू अदर, बल्कि आलमोस्ट ये फोर्थ पे आता है। तो फर्स्ट पे हमारे पास जो है ये क्लोरोफिनोल, बाकी इसका वही इंडक्टिव फैक्टी रीज़न है, माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का ज़्यादा होता है। इसी तरह फिर दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ जाएगा, फिर आयोडीन और फिर ये फ्लोरोफिनोल आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से स्टेटमेंट को समझना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्गर एसिड का पूछा गया है, तो वो है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। विच वन इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर में एक्चुअल में ये होता है कि इसमें यहाँ पे इसकी पहले प्रोटोनेशन होती है। तो प्रोटोनेशन वो ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो प्रोटॉन इजीली रिलीज़ करे, मीन के वो स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे एक HI तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, मीन के ये इसको प्रोटॉन भी इजीली डोनेट करेगा। और दूसरा यहाँ पे जो आयोडाइड आयन है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। आयोडाइड आयन इज़ अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, आयोडाइड इसको अच्छे से रिप्लेस करके यहाँ पे तो ये अल्काइल आयोडाइड और अल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो रीज़न है कि HI जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। एक तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, प्रोटोनेशन इजीली करवाएगा, और दूसरा इसका जो कारण है वो ये है कि आयोडाइड आयन जो प्रोड्यूस होगा आफ्टर द प्रोटोनेशन बाय द प्रोटोनेशन ऑफ HI, तो आयोडाइड जो प्रोड्यूस होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इससे रिएक्शन जो है ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा HI। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट है एन ब्यूटानोल। फर्स्ट है, मैं इसके एन ब्यूटानोल है, एन ब्यूटानोल यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये OH, ये ब्यूटानोल है। उसके बाद है 2 ब्यूटानोल, और नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे ये चीज़ याद रखें, ये हमारे पास है आइसोमर, और अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अल्कोहल के दो पार्ट होते हैं, एक OH जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग होता है, मीन नॉन पोलर होने की वजह से पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जितना अल्काइल ग्रुप की यानी अल्कोहल लॉन्गर होते जाएंगे, यानी इसमें मालिकुलर मैस चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाए, इंक्रीज़ होता जाएगा, लॉन्गर लार्जर होता जाएगा, जिससे उसका जो सॉल्यूशन है यानी उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो लार्जर है, और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है यानी अल्काइल ग्रुप स्मॉलर है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो डिज़ाल्व नहीं होना था, ये सरफेस एरिया कम होने की वजह से इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो ये अच्छे से डिज़ाल्व होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ईस्टर इथाइल एसीटेट गिव। तो इथाइल एसीटेट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O2H5। तो एक्चुअल में यहाँ से क्लीवेज होता है इसका, तो ये भी अल्कोहल में चेंज होता है, और ये भी। तो ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल, तो ये भी इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा, ये भी इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा। तो इसमें 2 मोल बनते हैं इथानॉल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकस रिएजेंट। लॉकस रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो इसका सी ऑप्शन होगा विच प्रोसेस इज़ नॉट यूज्ड फॉर फिनोल प्रिपरेशन। तो डाउज मेथड जो इंडस्ट्री में फ़िनोल को प्रिपेयर किया जाता है बेस्ट मेथड है इसमें। वैसे फ़र्स्ट टाइम फ़िनोल को कोल तार से, वैसे मिडल आयल में भी फ़िनोल की फ्रैक्शंस होती हैं, तो जो कोल की बर्निंग से हासिल करते हैं ना। तो उसके अलावा जो है इसको इंडस्ट्री में ये डाउज केमिकल मेथड है। डाउज एक्चुअल में ये जर्मनी में एक केमिकल कंपनी का नाम है, डाउज केमिकल कंपनी। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था। उसके बाद तो ये तो फिनोल की प्रिपरेशन का है। सेकंड है रैशिंग प्रोसेस। तो रैशिंग प्रोसेस इसकी अगर हम बात करें तो रैशिंग प्रोसेस होता है, इसमें बेंजीन का रिएक्शन होता है HCl के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, यानी हाफ मालिक्यूल होगा ऑक्सीजन का। तो इससे बनता है क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन जो है उसका फर्दर स्टीम के साथ हीट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 425 पे। तो ये चेंज हो जाता है फ़िनोल में, ये रैशिंग प्रोसेस है। तो फ़िनोल में यहाँ पे भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों मेथड हैं। तो यहाँ
यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो फिनोल की प्रिपरेशन के लिए ना हो, तो नन पे ही करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आइसोमर ऑफ दिस विल बी प्राइमरी। तो यहाँ पे इसके कितने प्राइमरी आइसोमर बनेंगे ज़रा बना के देख लेते हैं। एक तो इसका बनेगा यहाँ पे ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये हो गया इसका 1 पेंटानोल। उसके बाद इसका एक बनेगा ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन होगी और एक कार्बन इसके यहाँ पे अटैच कर देते हैं, तो ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटानोल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसका कर दें यहाँ पे ये OH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ठीक है ये भी 2 डाई मिथाइल 1 प्रोपानोल। तो एक और इसका आइसोमर बनेगा, इसका एक और, यानी नेक्स्ट यही चीज़ है यहाँ पे, यानी 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन ये तो इसका टर्शरी हो जाएगा। तो 3 तो इसके ये आइसोमर बनेंगे, एक और इसका बनेगा इसी तरह, यानी ब्यूटानोल ही होगा इसका। और यहाँ पे ये जो कार्बन है ना इसका, चलो मैं यहीं पे ड्रा कर देता हूँ एक यहाँ पे इसका, तो ये हमारे पास यानी ये नहीं होगा ना फिर जो 4th पे है, तो इस लिहाज से ना इसके 4 ही बनेंगे, 4 है बनेंगे, ये इसका नहीं है ये मैंने ना, तो यहाँ पे 4 होंगे इसके ऑप्शन में ना। उसके बाद है नंबर ऑफ मेटामर C4H10O, तो इसके जो मेटामर हैं वो ड्रा करते हैं। इसके कितने मेटामर होंगे, C4H10 है एक, तो ये इसके हो गए। इसी तरह इसके ये हमारे पास हो जाएंगे 3 कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये 4 कार्बन हो गए। अब इसी तरह यहाँ पे C ये हो जाएगा नीचे C, और ये, तो ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल हो गया। तो 3 मेटामर इसके बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम 3 करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये होता है हाइड्रोपोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसमें फर्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं B2H6, और फिर सेकंड में करते हैं H2O2 अल्कलाइन मीडियम में। नेक्स्ट है ऑन द रिएक्शन ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ X गिव 1 मोल ऑफ H2। तो ये लास्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, यानी ये OH तो टर्मिनल है ना, तो ये दोनों ही रिप्लेस होंगे, सोडियम मेटल आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा। बाकी यहाँ से 1 मोल नहीं, 1 यहाँ से हाफ मोल प्रोड्यूस होगा, तो 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन, तो इसका जो है वो C होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाउंड दैट फास्ट रिएक्ट विद लोकस रिएजेंट। तो सिंपल है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो टर्शरी अल्कोहल यहाँ से देखें या फिर सेकेंडरी देखें। तो अगर हम बात करें लास्ट वन की, तो ये है 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपानोल, और यहाँ पे 2 मिथाइल है, यानी ये 1 एंड ये 2, तो ये हमारे पास है सॉरी ये 2 मिथाइल, तो ये तो 1 मिथाइल प्रोपन, 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल है, तो इसका ये होगा ऑप्शन में ये वाला, ये हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है। तो लोकस रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली लेयर बनाते हैं, इनसॉल्युबल लेयर अल्काइल हैलाइड की वाटर सरफेस पे, तो डेंसिटी लो होने की वजह से वो ऊपर भी होते हैं, टर्बिडिटी काज कर देते हैं। उसके बाद है विक्टर मेयर टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाई। तो विक्टर मेयर टेस्ट होता है, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। इसमें प्राइमरी अल्कोहल भी टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी भी देते हैं, और टर्शरी नहीं देते। तो इसमें जो फर्स्ट वन है ये टर्शरी अल्कोहल है, सेकंड वन ये सेकेंडरी है, और लास्ट वन यानी जो थर्ड लास्ट है ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो फर्स्ट होगा इसका, यहाँ पे ये देखें विक्टर मेयर टेस्ट है, इसमें अल्कोहल का रिएक्शन होता है फास्फोरस आयोडाइड या HI के साथ, उसके बाद AgNO2 के साथ, उसके बाद रिएक्शन होता है सोडियम नाइट्राइट
और HCl के मिक्सचर के साथ। वैसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, एक्वस में एग्जिस्ट करता है बल्कि, तो इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं इसी के साल्ट और HCl से। तो यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, फिर ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलरेशन देते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल नो कलरेशन। तो ये इसका होगा टर्शियरी अल्कोहल ए होगा इसका। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड से जो कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलेशन, डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलेशन होगी और बनेगा इससे सोडियम सैलिसिलेट या सैलिसिलिक एसिड बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में बेंजोइक एसिड तो नहीं बनेगा। उसके बाद सोडियम बेंजोएट भी नहीं बनेगा, तो क्योंकि फेन ऑक्साइड के साथ है तो इससे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, तो या उसका साल्ट, तो ये नन ऑप्शन होगा। फिनोल चेंज इनटू सैलिसिलएल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन ये होता है हमारे पास राइमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो नन पे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथर विच इज़ लिक्विड। तो फर्स्ट टू मेंबर जो हैं मिथाइल डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये दोनों गैसेस हैं। उसके बाद डाई इथाइल ईथर लिक्विड है। अब डाईथाइल ईथर की जो इसको सॉल्वेंट के तौर पे लेते हैं, तो इसकी रिएक्टिव इनर्ट होने की वजह से या ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। इसके साथ साथ ये लिक्विड भी है, तो इसलिए इसे सॉल्वेंट में प्रेफर भी किया जाता है। तो बहरहाल विच वन वीकेस्ट एसिड, तो इनमें से तो वीकेस्ट एसिड, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -R -I इफ़ेक्ट है नाइट्रो का। फिनोल के कंपैरिजन तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे पैराक्रिसोल में मिथाइल ग्रुप होगा, तो मिथाइल का +I इफ़ेक्ट होता है, बल्कि इसका +I और +R, तो प्लस इफ़ेक्ट जो हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करते हैं। तो फिनोल सिंपल है तो उसमें तो ये नहीं होगा, तो फिनोल स्ट्रॉन्गर होगा, और पैराक्रिसोल जो है ये वीकर एसिड होगा। नेक्स्ट है विच वन कैन नॉट फॉर्म कलर्ड कम्प्लेक्स विद FeCl3। तो फर्स्ट वन है FeCl3 टेस्ट जो है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये कंपाउंड देते हैं हमारे पास जो होते हैं जिनमें इनोल होता है, यानी फिनोल इनोल मीन के ये डबल बॉन्ड ये चीज़ होगी ना, तो ये देते हैं टेस्ट। तो फर्स्ट वन में तो ये चीज़ है, लेकिन आर्थोनाइट्रोफिनोल ये टेस्ट नहीं देता बिकॉज द कंटेन इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नॉट फ्री इन आर्थोनाइट्रोफिनोल। तो इस लिहाज से ये FeCl3 टेस्ट नहीं देगा। पैरानाइट्रोफिनोल भी देगा, और एसीटो एस्टिक एस्टर, मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। एसीटो ये हो गया हमारे पास एसीटो, उसके बाद ये हो गया एस्टिक और एस्टर, आगे OR होगा कोई भी। तो यहाँ पे होती है टाटोमराइजेशन होगी, तो यहाँ पे इनोल बनेगा। यानी मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूँ ना, तो ये कार्बन के साथ OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, तो यहाँ पे इनोल प्रेजेंट है, तो इस लिहाज से ये भी टेस्ट देगा। तो ये याद रखना है, यहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनोल ये टेस्ट नहीं देगा। बाकी फिनोल की जो कलरेशन होती है बहुत से कंपाउंड देते हैं, कुछ एसिड्स भी देते हैं, एक्सैलिक एसिड, बेंजोइक एसिड वगैरह, तो डिफरेंट कलर होते हैं, अल्फा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, तो काफ़ी सारे कंपाउंड न्यूट्रल FeCl3 के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। लेकिन जो फिनोल का कलर होता है वो वायलेट होता है, इसमें एक कम्प्लेक्स बनता है, इसमें बनता है ट्राइफेनॉक्साइड आयरन। बहरहाल उसके बाद ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम इसको डिटेल से इसका जो है वो क्विज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है विच टेस्ट गिवन बाय बोथ अल्कोहल एंड फिनोल।
तो इसमें फर्स्ट जो केन टेस्ट है इसको कहते हैं सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट ये अल्कोहल भी देते हैं और फिनोल भी देते हैं, लेकिन इसमें जो अल्कोहल है उसमें डिफरेंट कलर शो होता है। अल्कोहल में रेड कलरेशन होती है और जो फिनोल्स होते हैं वो ब्राउन कलर देते हैं। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, ये फिनोल के लिए स्पेशल होता है। उसके बाद थैलीन टेस्ट है, इसमें एक्चुअल में ना ये जो रिएक्शन होता है फिनोल का और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फैथैलिक एनहाइड्राइड, तो उसमें बनता है जो इंडिकेटर भी जिसको यूज़ किया जाता है मिथाइल ऑरेंज के साथ, हाँ फिनाप्थलीन, तो फिनाप्थलीन बनता है, तो उससे ये टेस्ट जो है फिनोल पॉजिटिव देते हैं। तो फर्स्ट वन जो है ये बोथ अल्कोहल एंड फिनोल्स पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड एंड फिनोल, तो ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को कहते हैं स्कॉटन-बाउमेन रिएक्शन। स्कॉटन-बाउमेन रिएक्शन, तो ये है, इसमें डाइफिनाइल एस्टर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है इन अलाइल अल्कोहल, तो अलाइल ग्रुप में जो फर्स्ट कार्बन है वो sp3 होती है, तो ऐसा यहाँ पे कार्बन पूछा गया है जो OH के साथ डायरेक्टली लिंक होगी। तो ये एक अलाइल अल्कोहल है, सिंपल अलाइल अल्कोहल है, फर्स्ट अलाइल अल्कोहल है जो कॉमन है। उसके बाद विच वन इज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। अच्छा एक चीज़ याद रखें, जब भी इस तरह का कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें अगर उनका अपोजिट डाइपोल मोमेंट जा रहा है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर अपोजिट उनका जा रहा है डायरेक्शन तो फिर तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करें तो फिर OH का डाइपोल मोमेंट इस साइड पे होता है और मिथाइल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो पैरा में ये इफेक्ट मैक्सिमम होगा, बाकी आर्थो मेटा में ये चीज़ें नहीं होगी। तो हाँ अलबत्ता यहाँ पे OH के साथ अगर आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होता तो फिर उनका सिमिलर साइड पे जा रहा था इफेक्ट, यानी दोनों का जो है एक ही डायरेक्शन में जाना था आर्थो पे, आर्थो नाइट्रोफिनोल की बात कर रहा हूँ, तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना था नाइट्रोफिनोल के आइसोमर के केस में। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, तो इसका पैरा क्रिसोल का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। Product obtained from the reduction of compound does not give आइडोफार्म टेस्ट। तो अगर हम बात करें प्रोपानोन की, तो प्रोपानोन के यहाँ पे चलो देख लेते हैं, यहीं पे प्रोपानोन हमारे पास एसीटोन, तो प्रोपानोन से जो रिडक्शन से कंपाउंड बनेगा वो तो हमारे पास ये होगा, तो ये आइडोफार्म टेस्ट देता है, ये आइडोफार्म टेस्ट देता है। अच्छा ये याद रखें अल्कोहल किस किस्म के अल्कोहल आइडोफार्म टेस्ट देते हैं, यहाँ पे बताता चलो ये ग्रुप उनके अंदर होगा ना, यानी एग्जैक्ट ये ग्रुप एक साइड पे टर्मिनल साइड पे, तो वो लाजमी देंगे, बाकी इथाइल अल्कोहल तो देता ही है, तो ये चीज़ इसमें थोड़ी देखनी है। तो इथाइल अल्कोहल में भी ये ग्रुप होता है, क्योंकि अगर हम इसको माने तो एक H फिर साइड पे रह जाता है अगर इस मिथाइल के हवाले से बात करें। उसके बाद है 2-ब्यूटानोन, तो 2-ब्यूटानोन जो है ये रिडक्शन से कैसा प्रोडक्ट देगा 2-ब्यूटानोन, तो 2-ब्यूटानोन में भी यही यहाँ पे जो कार्बोनाइल होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा, फिर आगे 2 कार्बन, तो इसमें भी वो चीज़ आ गई, ये भी टेस्ट देगा। 3-पेंटानोन की अगर बात करें यहाँ पे 3-पेंटानोन की, तो 3-पेंटानोन में क्योंकि ये चीज़ है, ये देखें ज़रा इसको, ये पेंटानोन हो गया, ये 3 पे यहाँ पे OH, तो इसमें वो चीज़ नहीं आ रही जो आपको पीछे डिस्कस की है, यहाँ पे H होगा, तो 3-पेंटानोन जो है इससे जो प्रोडक्ट बनेगी रिडक्शन से वो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिडक्शन, ये क्वेश्चन तो हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, तो याद रखें ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन होगा ईस्टर के साथ, उसमें चलो इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, ये हमारे पास कोई ईस्टर है,
ये हमारे पास ईस्टर है, इसका रिएक्शन हुआ अल्काइल। मैं इसको डबल डैश से करूँगा, लिखूँगा, इजी हो समझने में आपको। उसके बाद तो यहाँ पे ये इसका नेगेटिव पार्ट इस पे जाएगा, तो ये यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा RCO नेगेटिव के साथ आएगा MgBr, एंड यहाँ पे कार्बन के साथ एक तो ऑक्सीजन ये है और दूसरा ये OR है, और इस कार्बन के साथ एक R भी आएगा, ये R डबल डैश वाला जिसने अटैक किया था। अच्छा, अब यहाँ से इस चीज़ को आपने समझना है। यहाँ से क्या होगा कि ये ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे ये एल्डिहाइड बन जाएगी, बल्कि यहाँ पे कीटोन प्रोड्यूस होगा। तो ये कीटोन बन जाए। अब कीटोन के जो उसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए 1 मोल रिक्वायर होता है, तो मीन के यहाँ पे 2 मोल रिक्वायर होंगे। ईस्टर गिव अल्कोहल व्हेन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ईस्टर जो है ये एक तो देते हैं टर्शरी अल्कोहल, जैसे अभी रिएक्शन सामने है तो ये कीटोन बनाना, तो इससे क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। यहाँ से क्या होगा, यानी ये कीटोन हुआ तो कीटोन टर्शरी अल्कोहल देते हैं। लेकिन अगर हम ईस्टर लें मिथाइल इथाइल फार्मेट ले लें, यानी फार्मिक एसिड का ईस्टर लें, तो यहाँ पे फिर H हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सिर्फ एक ही ईस्टर है जो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, वो है फार्मेट, इथाइल फार्मेट, मिथाइल, जो भी फार्मेट कर ले। उसके बाद तो बाकी जितने भी एस्टर हैं वो सारे टर्शरी अल्कोहल ही प्रोडक्ट में देते हैं बाय द रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अल्कोहल एक्ट एज तो अल्कोहल दोनों तरीके से एक्ट करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम के साथ, तो यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल H रिप्लेस होगा। अगर हम इसका PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि उसमें R+ जो है वो Cl को अटैक करेगा ना, तो इस लिहाज से तो दोनों से बिहेव करता है। रिएक्शन ड्यू टू CO ब्रेकेज एंड COH बॉन्ड ब्रेकेज, तो उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन है ये इस चीज़ का। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन H2SO4 क्या है इसमें, तो H2SO4 एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एसिटिक एसिड का प्रोटोनेशन होता है, रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है, तो प्रोटोनेटिंग एजेंट भी है, और लास्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन भी होता है। तो बोथ नॉट एक्ट एज, तो नाट पूछा गया, बोथ एक्ट करता है, नाट में नन पे ही करेंगे। उसके बाद डेयर स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन है कॉलिन रिएजेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव रिएजेंट्स हैं। अल्कोहल को अल्डिहाइड तक रोकना है, अल्कोहल को अल्डिहाइड तक रोकना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाने देना, क्योंकि अल्कोहल का अगर हम H5 पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्कोहल डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर हम उसको वहाँ तक ही अल्डिहाइड तक ही टर्मिनेट कर दें, रिएक्शन को स्टॉप कर दें, तो फिर हमें कुछ सिलेक्टिव रिएजेंट्स लेने होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है CrO3 pyridine है PY, तो ये कॉलिन रिएजेंट्स इसी को ही कहते हैं। बाकी जो सेकंड वन है इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, और जो C है इसको कहते हैं pyridinium क्लोरोक्रोमेट PCC। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये सभी जो रिएजेंट्स हैं ये सभी सेलेक्टिव रिएजेंट्स हैं, यानी ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड तक रोक देंगे, ये कीटोन तक रोक देंगे, मीन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं करेंगे। यानी सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कीटोन तक रुक जाएगा। अच्छा, विच वन हैज़ लोएस्ट पीके वैल्यू, वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा ये क्वेश्चन रॉन्ग है स्टेटमेंट में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक, एस्पिरिन, एस्पिरिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीफ्लेमेशन इसमें रोल होता है इसका। एंटीपायरेटिक होते हैं जो टेम्परेचर रिलीवर होते हैं, यानी बुखार हो जाए तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। इसके अलावा एंटी एनाल्जेसिक, तो
पेन रिलीवर यानी अगर सर दर्द है तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो सभी ऑप्शन हैं, नॉट स्टेटमेंट में है तो नन पे करेंगे। इन विच मीडियम फिनोल वेरी रिएक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको ये ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब देखें इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे। तो फिनोल जो है ये एक्वस मीडियम में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब उसका रीज़न क्या है कि फिनोल एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट करता है एज अ फैन ऑक्साइड, और फैन ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है OH की निस्बत। याद रखें, अगर नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो न्यूट्रल होता है, यानी O नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फिनोल। यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा, नॉन पोलर होगा, तो उसमें तो इसका फैन ऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होगा ना, उसमें तो यानी आयोनाइजेशन नहीं होगी। तो वाटर में आयोनाइजेशन होने की वजह से फैन ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलीज़ करेगा। बेंजीन के जितने भी पॉसिबल हैं पोजीशन, 2 आर्थो हैं और पैरा हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस लिहाज से रिएक्टिव भी ज़्यादा होगा। जैसे एक्वस मीडियम में ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएं तो ब्रोमीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, लेकिन अगर हम उसका नॉन पोलर में करवाएं, CS2 में करवा लें, CCl4 में करवा लें, तो उसमें फिर आर्थो ब्रोमोफिनोल ही बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। तो ये इसका रीज़न है, इसको अच्छे से करना है। एक्वस मीडियम में फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद है क्रोटोनल्डिहाइड है, ये रिड्यूस होगा। पहले तो इसका लिख लेते हैं ना क्या स्ट्रक्चर होता है। ये है इसमें क्रोटोनल्डिहाइड, ये फार्मूला होता है। ये अल्डोल कंडेंसेशन में भी जब कंडेंसेशन होती है एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल की, तो उसमें डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट जो है वो क्रोटोनल्डिहाइड ही मिलती है। तो इसमें ये सेलेक्टिव रिएजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जस्ट ये अल्डिहाइड को ही रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, तो ये होगा 2-ब्यूटीन 1-ओल। उसके बाद है विच वन इज़ ईजीली प्रोटोनेटेड, तो इनमें से कौन सा ईजीली प्रोटोनेट होगा। तो ये यार प्रोटोनेशन उसकी ईजिली होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन प्रोटॉन के लिए बढ़ जाएगा ना। तो फिनोल में तो अगर देखें तो फिनोल में तो अराइल ग्रुप जो है बेंजीन है उसका -I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ ही करेगा, -R इफेक्ट होता है। उसके बाद है मिथाइल कार्बिनोल, तो कार्बिनोल मिथाइल कार्बिनोल, ये इथानोल को मिथाइल कार्बिनोल कहते हैं, ये मिथानोल को कहते हैं कार्बिनोल अल्कोहल। तो इसी से इनके जो डेरिवेटिव हैं उनको कह देंगे ये मिथाइल कार्बिनोल बन जाएगा। अब इसी तरह अगर बात करें मीथानोल की, तो मीथानोल में एक मिथाइल अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो इसका +R इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इससे प्रोटोनेशन इसकी इजीली होगी प्रोटॉन के लिए, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी आने वाले प्रोटॉन के लिए। जबकि फिनोल में तो इसका एरोमेटिक होता है, डीलोकलाइजेशन में भी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे फिर उसका तो अच्छे से प्रोटोनेशन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे होगा मिथाइल कार्बिनोल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट pKa वैल्यू, यानी जो वीक एसिड है, तो सिंपल है फिनोल और करिसोल, तो करिसोल होता है मिथाइल फिनोल, तो ये तो एसिडिक होते हैं अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा, तो ये वीक एसिड है, इसका हाईएस्ट pK वैल्यू होगा। विच आर द फॉलोइंग गिव फिनोल विद सोडा लाइम, तो सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन करेंगे, एक तो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन, तो बहरहाल डीकार्बोक्सिलेशन होकर फिनोल में चेंज हो जाएगा, इसका नॉन ऑप्शन होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथानोल कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में, तो ये ऑक्सीडेशन है, इसमें KMnO4 से तो नहीं होगा क्योंकि KMnO4 तो इसको एसिड में चेंज कर देगा। उसके बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट में से भी नहीं होगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो ये रिडक्शन है तो इससे भी नहीं होगा।
तो यहाँ पे होना था एक्चुअल में, जो पीछे तज़किरा किया ना कॉलन रिएजेंट्स है, यानी उसमें क्रोमिक ट्राईऑक्साइड है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और पिरीडीन है या जोन्स रिएजेंट है जिसमें CrO3, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन, एक्वस एसीटोन होता है, या इस तरह PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये तीनों होंगे तो ये चेंज होगा अल्कोहल एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो नन करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, फैन ऑक्साइड में तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये तो डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएगा। एल्क ऑक्साइड में RO नेगेटिव है, तो ये हाँ इसमें R का प्लस I इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर ऑक्सीजन पे इंक्रीज़ होगी, तो ये गुड बेस, एक अच्छा बेस होगा। अगर हम मेटा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो मेटा नाइट्रोफिनोल में स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, मेटा नाइट्रोफेन ऑक्साइड होना था, फेन ऑक्साइड ही होगा, मेटा नाइट्रो फेन ऑक्साइड ही है। तो इसमें भी ये नाइट्रो का ठीक है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे R इफेक्ट नहीं होता, लेकिन माइनस I तो होगा, ये फेन ऑक्साइड आयन से भी लेस स्टेबल होगा, मीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम ऑक्सीजन मैक्सिमम हो गया एज कम्पेयर टू फेन ऑक्साइड आयन। तो इसलिए ये तो सभी वीक बेस हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है RO एल्क ऑक्साइड, सॉरी एल्क ऑक्साइड, ये सी ऑप्शन एल्क ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है कि हाउ मच तकबीर आर रिसाइटेड बाय मुअज्जिन इन अजान। तो अजान में कितनी दफ़ा तकबीर होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये 6 मरतबा होती है अजान में। चलो दिखा देते हैं आपको, ये देखें पहले अजान के शुरू में 4 दफ़ा और 2 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले, तो 6 दफ़ा होती है, तो ये यहाँ पे होगा इसका आंसर 6। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज़, तो ये होता है पायरोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल होता है, उसके 1 ग्राम को बर्न करने से, कंप्लीट कंबशन से एनर्जी की जितनी अमाउंट रिलीज़ होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। जैसे मीथेन की कंबशन करवाई जाए तो उससे 890 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम में से हम 1 ग्राम की फाइंड करेंगे तो वो तकरीबन 55 होती है, तो ये 55 है मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू। तो जितनी भी किसी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही वो अच्छा फ्यूल होता है। फ्यूल, फूड, कोई भी चीज़, गाड़ियों के लिए फ्यूल यूज़ किया जाता है, हम खुराक खाते हैं तो हम भी उससे एनर्जी हासिल करते हैं जिससे हम चलते फिरते और दीगर काम करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे कौन सा जो है वो कंपाउंड्स होगा, कौन से किस तरह के कंपाउंड्स होंगे जिनका मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होगा, तो ये होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखें एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा उनका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होता है। तो इसमें जो और हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो उसको एज अ फ्यूल भी अब यूज़ करने की उसके हवाले से काफ़ी कुछ साइंटिस्ट उस पर वर्क कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाए ना फ्यूचर। बस उसकी कुछ लिमिटेशन है, एनर्जी का अमाउंट का रिलीज़ ज़्यादा होना ये वो। तो बहरहाल कार्बोहाइड्रेट इसका ऑप्शन होगा, इसका मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होता है और इसको बायोमॉलिक्यूल में मेजर जो है इंग्रेडिएंट्स कह लें, कंस्टिट्यूएंट जो भी कह लें, इसको मेजर जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये रिक्वायर होता है कार्बोहाइड्रेट्स इसको। तो यहाँ पे ये इसका ए ऑप्शन होगा। तो ये हमारा इसका अल्कोहल फिनोल का एंड हुआ क्वेश्चन
उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स बहुत बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ कोलाइड्स की बहुत डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं। तो बात स्टार्ट में की थी कि ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं जो आपके डेली लाइफ के रिलेटेड होती है, ये हमेशा याद रखें। यानी ऑर्गेनिक की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल से पूछेंगे आपसे नेम रिएक्शन पूछेंगे, सेलेक्टिव रिएजेंट पूछेंगे, एक्सेप्शन पूछेंगे। इसी तरह जो डेली लाइफ में एप्लीकेशंस होंगी। अब लास्ट टाइम जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन थे, 2 से अबव भी हो सकते हैं। अब माइंड में नहीं है कि उसमें इतने 2 क्वेश्चन तो नहीं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि कोलाइड्स का जो है वो उसके साइज़ के हवाले से था, आंगस्टाम में वैली। बहरहाल ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बताने का ये मकसद है कि इसकी बहुत 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 ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इसके इंशाल्लाह क्विज़ जो है वो करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।